हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 18 और 19 जनवरी 2025 दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी पीडीएफ जो कि मैं क्लासेस लेता हूं वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर ही शेयर होती हैं, इसलिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें और डेली के डेली वहां पर क्विज भी आपसे शेयर किए जाते हैं, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था पातशाह नामा जो है ये कौन से इतिहासकार के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर है ये लिखी गई है अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पातशाह नामा है ये कौन से मुगल शासक के ऊपर लिखी गई है, तो दरअसल ये शाहजहां के ऊपर लिखी गई किताब है। एक तरीके से शाहजहां की पूरी जीवनी के बारे में बताती है ये किताब। ये किताब फारसी भाषा में लिखी गई थी और यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ये भी एक इतिहासकार थे, लेकिन ये औरंगज़ेब के कोर्ट में थे और इन्होंने औरंगज़ेब की बायोग्राफी लिखी हुई है जिसका नाम है आलमगीर नामा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलमगीर नामा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि आलमगीर नामा किसने लिखी है, तो आंसर होगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, और ये भी फारसी भाषा में ही लिखी गई है। अबुल फजल अकबर के कार्यकाल में थे और इनके द्वारा आईन अकबरी लिखी गई है फारसी भाषा में। और उस्ताद ईशा खां कोई राइटर नहीं थे, दरअसल ये एक आर्किटेक्ट थे और उस्ताद ईशा खां वही आर्किटेक्ट हैं जिनके द्वारा ताजमहल बनाया गया है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। पहले कल के करंट अफेयर मतलब 18 तारीख के कवर करेंगे और उसके बाद आज के 19 तारीख के कवर करेंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एजुकेशन मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये हैं सीनियर आईएएस अधिकारी विनीत जोशी। अब से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी यही होंगे और इनका अपॉइंटमेंट नई दिल्ली में शास्त्री भवन में किया गया है। इससे पहले ये मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी भी एक टाइम पर रह चुके हैं और उससे भी पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है जिसको हाल ही में कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, तो इस एक्सरसाइज का नाम है डेविल स्ट्राइक। इसको इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया है और इस एक्सरसाइज की शुरुआत 16 जनवरी को हो गई थी और आज मतलब 19 जनवरी को इसका समापन हो रहा है। तो करीब 16, 17, 18, 19 4 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज थी और स्पेशली ये जो एक्सरसाइज थी ये कॉम्बैट ट्रेनिंग के अंतर्गत करी गई है कि किसी भी तरीके का कोई नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज आता है तो हमेशा हमारी आर्म्ड फोर्सेस तैयार रहें, फिर चाहे एयर हो, वाटर हो या फिर लैंड हो। इंडियन आर्मी चीफ कौन है, तो आर्मी चीफ है इस टाइम पे उपेंद्र कुमार द्विवेदी। और आपको पता है ना 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे भी हाल ही में मनाया गया है। 2 एक्सरसाइज आप और ध्यान रखिए जो कि हाल फिलहाल में ही कंडक्ट करी गई थी। एक एक्सरसाइज है सूर्य किरण, तो ये हमने किसके साथ कंडक्ट करी है, ये नेपाल के साथ करी थी। और एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई थी, इसका नाम है हरिमऊ शक्ति, तो ये किसके साथ करी है, मलेशिया के साथ। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो कि स्टार्टअप्स अपना चला रही हैं या फिर अपना खुद का व्यापार कर रही हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो पंजाब सरकार ने शी कोहॉर्ट नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और ये इसका तीसरा संस्करण है, मतलब शी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत पंजाब सरकार की तरफ से ऐसी महिलाएं जो कि अपना खुद का व्यापार करती हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी और स्किल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें और टेक्नोलॉजी से कैसे अवेयर रहें और साइंस में किस तरीके से अवेयर रहें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको सिखाई जाएंगी। इसका उद्घाटन पंजाब के टेक्नोलॉजी एंड साइंस सेक्रेटरी प्रियांक भारती के द्वारा किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और इस टाइम पे गवर्नर है यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में जीसीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भारत बनने वाला है, मतलब कहने का यह है कि पूरे दुनिया में भारत जीसीसी कैपिटल बनने वाला है। जीसीसी का मतलब क्या है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इस टाइम पर पूरे भारत में 1700 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे सेंटर्स हैं
जो कि लोगों को रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सब की जानकारी देते हैं और साथ में ट्रेनिंग भी देने का काम करते हैं। पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अपने युवाओं को इस हद तक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा हो जिस हद तक भारत सरकार दे रही है। तो बहुत ही जल्द इस साल के आखिर तक जीसीसी कैपिटल बन जाएगा भारत। इतना ही नहीं, दुनिया भर के और भी कई सारे कंट्रीज भारत के साथ जीसीसी के क्षेत्र में पैक्ट भी साइन करने के लिए अग्रसर है। तो आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज में भी भारत के डेलीगेशंस के द्वारा उनके युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये सब कुछ आता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ये कौन सी भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विमेंस ओडीआई में अभी तक की सबसे तेज सेंचुरी लगाई है? तो ये हैं स्मृति मंदना। और अभी तक आपको पता है रिकॉर्ड था हरमनप्रीत कौर के नाम। हरमनप्रीत कौर इस टाइम पर विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है और इन्होंने साल 2017 में वैसे रिकॉर्ड बनाया था। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 90 गेंदों पे शतक लगाया था। लेकिन अभी पिछले ही साल 2024 में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 87 गेंदों पर शतक लगाया। तो अभी तक ये रिकॉर्ड इनके नाम था, लेकिन स्मृति मंदना ने 70 गेंदों में सेंचुरी मार दी है। और ओवरऑल ये जो इनिंग इन्होंने खेली है इसमें 80 गेंदों में 135 रन इन्होंने बनाए हैं। गुजरात के राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ ये मैच खेला गया है जिसमें इन्होंने 70 गेंदों पे फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी है। तो अभी तक भारत की कोई भी ऐसी महिला खिलाड़ी नहीं है जो कि इस रिकॉर्ड को टच कर पाए। हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मैग्नाती के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ ये मिलकर संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा देने का काम करेंगे? तो ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल, जिसको एनपीसीआई बोलते हैं। एनपीसीआई भारत में जितना भी यूपीआई चलाया जा रहा है उन सबको मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। मतलब आप कोई भी यूपीआई यूज़ कर रहे हो, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे, पेटीएम, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो सब एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। तो अब यूएई के अंदर ऐसे भारतीय जो कि हर साल संयुक्त अरब अमीरात में ट्रैवल करने जाते हैं, वहाँ पर उनको यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिले, इसके लिए पैक्ट साइन हुआ है। और मैग्नाती एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है यूएई का अपना, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जितना बड़ा एनपीसीआई है। और आपको जानकर हैरानी होगी, हर साल यूनाइटेड अरब अमीरात में 12 मिलियन इंडियंस ट्रैवल करते हैं। मतलब अगर बात करें करोड़ में, तो 1 करोड़ 20 लाख ट्रैवलर्स हर साल यूनाइटेड अरब अमीरात जाते हैं, जिसमें से 90% तो केवल दुबई जाते हैं। तो इन सभी ट्रैवलर्स को यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी देने के लिए एनपीसीआई ने पैक्ट साइन किया है। और पूरे दुनिया में एनपीसीआई के अंतर्गत सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। दिसंबर की अगर बात करें तो केवल दिसंबर 2024 में 16 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं भारत के यूपीआई से। एनपीसीआई की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिलीप असबे। क्या नाम है? दिलीप असबे। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडियन नेवी के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? तो केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इनके साथ केंद्र सरकार ने 2,960 करोड़ का पैक्ट साइन किया है। मतलब कहने का यह है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 2,960 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और इस पैसे की मदद से ये इंडियन नेवी के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल जो मीडियम रेंज की हैं वो बनाकर देंगे। इन मिसाइल्स को स्पेशली आईएनएस में फिक्स किया जाता है, इंडियन नेवल शिप्स में, और अटैकिंग मोड के लिए ऑलवेज ये मिसाइल्स होती है। इन मिसाइल्स की खास बात ये होती है कि आकाश में मंडरा रहे कोई फाइटर जेट है या फिर फाइटर हेलीकॉप्टर है तो उसको ये मार गिराने में सहायक होती हैं। क्या आप जानते हैं इस टाइम पर नेवल चीफ कौन है? ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, डीके त्रिपाठी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। 2025 का क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो देखिए, क्यूएस एक अमेरिकी कंपनी है और ये हर साल कई सारे इंडेक्स जारी करते हैं। जैसे कि एक इनका यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स भी आता है जिसमें बताते हैं पूरे दुनिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पर हैं।
भारत की भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ भारत में और ओवरसीज़ में टॉप पर हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने एक न्यू इंडेक्स जारी किया है, जिससे पता लगता है कि कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि फ्यूचर में अपनी स्किल्स के आधार पर, अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। तो इसमें भारत ने दूसरी रैंक सिक्योर करी है। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क में, और इसमें नंबर 1 पे अमेरिका रहा है, सेकंड नंबर पे भारत रहा है। इसी तरीके से स्किल फिट की अगर बात करें तो स्किल फिट में भारत ने 37वीं रैंक हासिल करी है, एकेडमिक रेडीनेस में 26वीं रैंकिंग, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 40वीं, और ओवरऑल अगर देखा जाए सारी कैटेगरीज में तो 25th रैंक हासिल करी है। अब अगर स्किल फिट की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे ब्रिटेन रहा है, और एकेडमिक्स रेडीनेस में भी ब्रिटेन ही रहा है। इसमें मैंने आपको बता ही दिया है अमेरिका रहा है फ्यूचर ऑफ वर्क में। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बात करें तो इसमें रहा है साउथ कोरिया। ठीक है। आरएसएस, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके द्वारा महाकुंभ मेले को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है? तो आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 तारीख से महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, और इसके लिए आरएसएस के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है 1 प्लेट 1 बैग। आरएसएस के द्वारा महाकुंभ मेले में इस कैंपेन के अंतर्गत मैक्सिमम लोगों को स्टील की एक थाली बांटी जा रही है और साथ में एक कपड़े का बैग दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक का यूज़ ना करें, एक प्लेट खाने के लिए हमेशा अपने पास रखें, वो भी स्टील की, उसी में खाना खाएं और उसी को धो के बैग में रख लें, जिससे कि कूड़ा नहीं फैलेगा। ये बैग अपने साथ रखें कि अगर वो कुछ भी खा वगैरह रहे हैं तो जितना भी कूड़ा है वो सब उस बैग में ही रखें और उसे कूड़ेदान में ही डालें। आरएसएस की स्थापना सन 1925 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। इसकी स्थापना केबी हेडगेवार के द्वारा करी गई थी। इस टाइम पर आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत। कौन है? मोहन भागवत। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आप जानते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, भारत रणभूमि दर्शन, केंद्र सरकार की तरफ से अब इस चीज़ को टूरिज्म में प्रमोट किया जा रहा है कि अब से भारतवासी उस बैटल फील्ड को देख पाएंगे और जाकर फील कर पाएंगे जहां पर इंडियन आर्मी ने कभी ना कभी बैटल लड़ा हुआ है। जैसे कि 1962 का वॉर जो चाइना के साथ हुआ था, 1971 का जो वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ है, 1999 का कारगिल वॉर, और इवन इतना ही नहीं, साल 2020 में गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर्स के साथ जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की भिड़ंत हुई थी, उसको भी जाकर ट्रैवल करके अब आप फील कर सकते हैं। ये हर एक भारतीय को इंडियन आर्मी से कनेक्ट करने का काम करेगा और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में अचीविंग सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत ने इसमें 4थी रैंक सिक्योर करी है। अब समझते हैं स्पेस डॉकिंग होती क्या है। क्या आप जानते हैं स्पेस डॉकिंग क्या है? स्पेस डॉकिंग का मतलब यह होता है कि 2 स्पेस क्राफ्ट एक साथ छोड़े गए अंतरिक्ष में, ठीक है, और वो अंतरिक्ष में जाकर सेम ऑर्बिट में एक दूसरे से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब चंद्रयान हमारा गया था तो वहां पर आपने देखा था कि एक स्पेसक्राफ्ट गया, उसके अंदर लैंडर और रोवर था, ठीक है। तो जब वो वहां पे लैंड हो गया तो लैंडर ने उसे लैंड कराया, उसके बाद वहां से उसके अंदर से एक नया रोबोट निकला जिसको रोवर बोलते हैं, और वो जाकर चंद्रमा में कई जगह पर उसने इमेजेस ली और भी कई सारे सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए। तो ये तो बात हो गई कि 2 टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ी हुई हैं, या फिर आप बोल सकते हो 2 पर्टिकुलर इक्विपमेंट हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जाकर अलग हो गए। उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा है जिसको बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। मतलब 2 अलग अलग इक्विपमेंट हैं और वो अंतरिक्ष में जाकर सेम ऑर्बिट में एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें भारत ने 4थी रैंक सिक्योर करी है। नंबर 1 पे अमेरिका है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है? और ये पैक्ट इसलिए साइन किया है कि भारत में आने वाले समय में जो 6G वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट बनाने का काम करेंगे हाई बैंडविड्थ के लिए। तो हम सभी को पता है 5G तो भारत में चल ही रहा है, अब 6G आने की ओर अग्रसर है, और भारत सरकार ये चाहती है कि 2030 तक भारत पूरे दुनिया में 6G को लेकर लीडर के रूप में उभरे।
इसके लिए सी डॉट ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पैक्ट साइन किया है। ये दोनों मिलकर 6G के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और हाई बैंडविड्थ का ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट बनाने का काम करेंगे। कोशिश पूरे तरीके से ये होगी कि पूरे दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेक्नोलॉजी भारत की हो। ये विजन लेकर भारत सरकार चल रही है। अब आज के करंट अफेयर कवर करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। पंजाब नेशनल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अब से नए एमडी और सीईओ होंगे अशोक चंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने अतुल कुमार गोयल को सक्सीड किया है। चंद्रा जो हैं ये इससे पहले कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। अब इनका ट्रांसफ़र डायरेक्ट पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। इसके साथ एक और नाम आप ध्यान रखिए, हाल ही में इंडियन बैंक के भी नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं और ये है विनोद कुमार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विनोद कुमार, और इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम है SL जैन। तो SL जैन रिटायर हो गए हैं, इनकी जगह पर विनोद कुमार इंडियन बैंक के नए सीईओ हैं। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। 1894 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और अब से अशोक चंद्रा इसके सीईओ होंगे। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में किसको शपथ दिलाई गई है? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 32 जज थे। अब एक नए जज का ट्रांसफ़र किया गया है और इनका नाम है KV चंद्रन, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। अभी तक ये पटना हाई कोर्ट में कार्यरत थे और अब इनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम पर कौन है? ये हैं संजीव खन्ना और इन्हीं के द्वारा इनको शपथ ग्रहण कराई गई है। जो KV चंद्रन है, भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जितने भी जजेस हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हों चाहे फिर नॉर्मल जजेस हों, उन सब में सबसे सीनियर जज भी हैं। इसी वजह से इनका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने इनका अप्रूवल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। लेकिन शपथ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है? तो यह है आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के बारे में आर्टिकल 222 में प्रावधान है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो गए? पहले 32 थे, KV चंद्रन के साथ अब टोटल 33 हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? 34 जज हो सकते हैं। तो अभी एक जज की जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है। रिपब्लिक डे आने वाला है, आज 19 तारीख है और अगले सप्ताह 26 तारीख को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। तो इस बार 26 जनवरी के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन से देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, और ये अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने थे और आज तक ये भारत कभी भी ऑफिशियल विजिट पर नहीं आए हैं। ये पहली ऑफिशियल विजिट इनकी होगी भारत के लिए। जब भी ईस्ट पॉलिसी की बात होती है, मतलब पूर्व की ओर बिजनेस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की बात होती है, तो इंडोनेशिया हमेशा से भारत का एक फ्रेंड कंट्री रहा है। इस बार प्रबोवो सुबियांतो की जो विजिट है, इस विजिट के अंतर्गत भारत और इंडोनेशिया के बीच में कई सारे ट्रेड पैक्ट भी साइन होंगे। और इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में वो कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज भी हैं। ठीक है, और इस बार हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से भारत ने संविधान को एडॉप्ट कर लिया था। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं हम। केंद्र सरकार की तरफ से इसरो का तीसरा जो लॉन्च पैड है उसको श्रीहरिकोटा में बनाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो केंद्र सरकार की तरफ से 3,985 करोड़ की धनराशि इसरो के लिए आवंटित करी गई है और इस पैसे की मदद से इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अपना तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाएगा। अभी तक श्रीहरिकोटा में इसरो के 2 लॉन्चिंग पैड थे। अब ये जो तीसरा होगा ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग पैड होगा, मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ होगा। और इतना ही नहीं, ये दूसरे लॉन्चिंग पैड के बैकअप के रूप में भी कार्य करेगा। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर
और इसरो के चीफ अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। ये अभी जनवरी की शुरुआत में ही अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम आप मत भूलिएगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, और इसरो के चीफ का मतलब क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आप जानते हैं इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम? तो इसरो ने पहली जो सैटेलाइट लॉन्च करी थी उसका नाम था आर्यभट्ट। इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। इरिडा, जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो इन्होंने कौन से देश में 900 मेगावाट का अपर करनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए पैक्ट साइन किया है? तो करनाली नदी कहाँ पर बहती है? ये बहती है नेपाल में, और नेपाल में करनाली रिवर के ऊपर ही एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कि 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। 900 मेगावाट बिजली बहुत होती है, आपको जानकर ये हैरानी होगी। यहाँ पर सिर्फ अकेले यही कंपनी नहीं है, इससे पहले भी कई कंपनीज इसके सपोर्ट में हैं, जैसे कि भारत की SJVN लिमिटेड। SJVN का मतलब है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो SJVN इसको बना ही रही है, लेकिन अब इन्होंने मदद मांगी है एडा से, तो एडा भी इसको ज्वाइन कर रही है। केवल नेपाल ही नहीं, भूटान भी ऐसा देश है जिसमें भारत सरकार की तरफ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाकर दिए जाते हैं। लेकिन नेपाल की एक खास बात है, नेपाल को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के साथ सपोर्ट तो करते ही हैं, और नेपाल इससे बिजली भी बनाता है। इससे पूरे नेपाल में बिजली की आपूर्ति भी होती है, और उसके बाद बिजली बच भी जाती है, जो बिजली नेपाल हमें उल्टा बेच देता है। अब हमें क्या इसका फायदा होता है? हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, इवन पूरे दुनिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम, तो बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाते। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए नदियों का वातावरण भी होना चाहिए, ऊपर से उतनी जगह भी होनी चाहिए। तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हम नेपाल और भूटान जैसे देशों में इस तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है, और पड़ोसी देश होने के नाते ये हमेशा हमारे फेवर में रहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इनसे जो बिजली खरीदते हैं वो बिजली हमें सस्ते दामों में उल्टा मिल जाती है। अगर हम किसी दूसरे देश से, जैसे कि चाइना वगैरह से हम बिजली खरीदें, तो वो हमें काफ़ी महंगी पड़ेगी, जबकि नेपाल से वही बिजली हम लगभग आधे दामों में खरीद लेते हैं। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ये है PNB मेटलाइफ। और इसका सीधा सा फायदा यह है कि PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक तो बैंक है ही है, ठीक है। तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उन सभी को PNB मेटलाइफ की तरफ से इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो फ़ायदा ये हो गया कि PNB मेटलाइफ को इनके कस्टमर मिल जाएंगे नए, और दूसरी चीज़ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को फ़ायदा ये हो जाएगा कि ऐसे लोग जो कि PNB मेटलाइफ में इंश्योरेंस ले चुके हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी। इस टाइम पर सारस्वत बैंक के करीब 30 लाख कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं उससे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होता है। PNB मेटलाइफ की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके CEO है समीर बंसल। कौन है? समीर बंसल। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नाम अब बदल चुका है। इसका नया नाम क्या है? तो इन्होंने अपने नाम की रीब्रांडिंग करी है, और इसका नया नाम है ट्रू होम सॉल्यूशंस। माफ़ी चाहता हूँ, ट्रू होम फाइनेंस। तो अभी तक जिसको श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था, अब ये ट्रू होम फाइनेंस के नाम से जाने जाएंगे। और अभी हाल ही में इनको इन्वेस्टमेंट भी मिला हुआ है, 1225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है ट्रू होम फाइनेंस को, और इसी के साथ इनकी नेट वर्थ हो गई है 3300 करोड़ की। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन है रवि सुब्रमण्यम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रवि सुब्रमण्यम। उड़ीसा सरकार के द्वारा ये कौन सा देश है जिसके साथ 8 MOUs पैक्ट साइन किए गए हैं स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर? तो उड़ीसा सरकार ने यह पैक्ट साइन किया है सिंगापुर के साथ। आपको 2 दिन पहले याद होगा मैंने बताया था कि सिंगापुर के राष्ट्रपति, जिनका नाम है टी शानमुगरत्नम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी शानमुगरत्नम, ठीक है, ये 5 दिन की ऑफिशियल विजिट पर थे भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, उसके बाद उड़ीसा में गए। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री
मोहन चरण मांझी ने इनके साथ मिलकर यह पैक्ट साइन किया है। आने वाले समय में सिंगापुर की तरफ से उड़ीसा के अंदर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, एमएसएमई सेक्टर को ग्रीन एनर्जी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी ये सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे कि उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उड़ीसा में अभी हाल ही में नई बीजेपी की सरकार आई है 2024 में ही विधानसभा के इलेक्शन के दौरान, और इस टाइम पे यहाँ के गवर्नर हैं हरि बाबू खम्ममपति। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको 2024 की माका ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? माका ट्रॉफी का मतलब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिनको इससे सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये इसकी शुरुआत सन 1956 से करी गई थी। तब से लेकर आज तक कभी भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस ट्रॉफी से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इससे सम्मानित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है आपको बता देता हूं। इस बार के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें करीब 650 एथलीट ने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से, जिसमें से सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हिस्सा लेने गए थे, 22 एथलीट गए थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस बार के जो 19वें एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत की इकलौती यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल लाई है। 10 मेडल ये एशियन गेम्स में लेकर आए थे। अब इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात, इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे 2024 के, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। टोटल 71 मेडल जीते हैं, जिसमें से 32 गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर और 21 ब्रोंज मेडल जीते थे। इस वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माका ट्रॉफी से इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया। ये कौन है जिनके द्वारा स्पेस एक्स में इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन को होस्ट किया गया? तो स्पेस एक्स आपको पता ही है एलोन मस्क की कंपनी है, और अमेरिका के टेक्सास में एक फोरम का आयोजन किया गया जिसमें भारत की तरफ से ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन गया हुआ था। तो इसको पूरे तरीके से होस्ट किया है एलोन मस्क ने, और इसका मेन उद्देश्य यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत और अमेरिका दोनों एक साथ आएंगे। आने वाले समय में इसरो और फिर भारत में जो प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, उनको भी सपोर्ट करने का काम एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करेगी। स्पेस एक्स की स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसके सीईओ है एलोन मस्क और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। दुनिया भर के कई सारे देश इस बार के मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं, और इसका मेन उद्देश्य है कि भारत का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना। आज की डेट में भारत के अंदर दुनिया की बेस्ट कार्स बन रही हैं, फिर चाहे वो टाटा की कार हो या फिर महिंद्रा की कार हो या फिर मारुति की कार हो। कई लोगों को लगता है कि मारुति इतनी बेस्ट कार कैसे बना पा रही है कि वर्ल्ड लेवल पर छाई हुई है। ऐसा नहीं है, भारत के मानक अलग हैं, जबकि मारुति दूसरे देशों में जब अपनी कार पहुंचाती है तो उनके मानक के हिसाब से बनाती है, उसमें बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर देती है। बट भारत में मारुति एक तरीके से मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लिए कार बनाने का काम करती है। इस वजह से उसकी बिल्ड क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन एवरेज काफ़ी बेहतर रहता है। मारुति के इंजन्स पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में फेमस हैं। भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने करोड़ का रिवाइवल प्लान अप्रूव किया गया है? यहाँ पर रिवाइवल का मतलब ये मत समझिएगा कि रिनोवेशन होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का, नहीं। इसका मतलब है लिक्विडिटी से। तो केंद्र सरकार की तरफ से 11,440 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है RINL के लिए। अब देखिए है क्या, इसमें से 10,300 करोड़ जो है ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के शेयर्स में डाला जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की जो पूंजी है उसको 10,300 करोड़ रुपए से बढ़ाया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे कि अपने व्यापार को और बढ़ा सकें, प्रोडक्शन और बढ़ा सकें। इसके अलावा इस पैसे में से 1140 करोड़ रुपए जो बचा है वो इनको लोन स्वरूप दिया जाएगा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
जिसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 10 साल के बाद वापस केंद्र सरकार को चुकाना होगा। RINL की स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे AK सक्सेना। पूरा नाम है अजीत कुमार सक्सेना। समय बचाना चाहते हैं और पूरी GS कवर करना चाहते हैं तो आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मेरा GS GK का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। सेफ 30 कोड लगाएंगे तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मेरे बैच में मिल जाएगा। बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम आप कोई भी देने जा रहे हो, मेरा बैच हर एक एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और RRB NTPC और ग्रुप D वाले स्टूडेंट्स भी स्पेशल बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर एक बैच में आप सेफ 30 की मदद से फ्लैट 30% ऑफ कर सकते हैं इस टाइम पर। क्या क्या मैंने कवर किया हुआ है मेरे बैच में वो सब आप यहां से देख सकते हो। पूरा सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के PYQs, ये सब कुछ आपको एक ही पैकेज के फॉर्मेट में मिलता है। आपको भी पता है, आप मार्केट में कहीं पर भी कोई भी बैच लेते हैं तो पहली चीज तो 6 महीने उसको कंप्लीट होने में लगता है। उसके बाद ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि एक बैच के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएं, बट ये बैच अपने आप में एक पूरे पैकेज की तरह है। और सबसे बड़ी चीज इसमें आपका समय बचता है। आप जल्दी से जल्दी एक एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस कवर करके इसको 1 से 1.5 महीने में पूरा कवर कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, भारतीय मूल के जो अजय बंगा हैं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।